Hello guys, welcome in my Edu Mantra classes. I was made a video of geography, chapter 1, and in chapter we learn whole the chapter in one shot. Only one shot we learn all the chapter. Please like and subscribe to my channel. If you are a new, please like and subscribe the channel and not forgotten to press the icon of bell icon. Please like and share this all the videos in among your friends. Let us start the chapter. Geography This first chapter one. is form of Resource geography, and resource and development, and this chapter, first chapter of geography, resource and development. Resource and development. Firstly, we understand what is resource and what is development. How resource is necessary to development. How the name of this chapter is resource and development. How you can say that this is resources and that is development. How the resources get developed. First, understand what is resources. The resources are the source. Guys, understand what is the resources. Resources are the things which fulfilled our daily needs. मतलब एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डेली नीड्स को फुलफिल कर ले. फॉर एग्जाम्पल एयर. Air is what? Air is a thing which fulfilled our daily needs. So air is a resource. And what was the development of resources? If that resources get utilized and fulfill our daily needs are known as development. For which purposes? By any other process such as another development, that development for the resources, potential development. Other type of development of resources is held in our India. There are many type of resource planning, by the mapping, by the servicing, by the survey. These all are the development of resources. Let us start this chapter. This chapter is this: everything available on the earth is development which satisfy our needs, provide to the technology accessibility, economical feasibility and culturally respect are termed as resources. उसी को हम लोग resources कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है every available of our environment which can be used to satisfy our needs. अपने नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे टेक्नोलॉजी से, कल्चर से, उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं. ये देखिए रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है फिजिकल, इन्वायरमेंट, नेचुरल. ये देखिए ह्यूमन बीइंग है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है और ये नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है. मतलब बेसिक पे किस किस बेसिस पे रिसोर्स को बांटा गया है और रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं. रिसोर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है. नेचुरल रिसोर्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड्स है. एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल. ह्यूमन में देख लें तो ह्यूमन में एक है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, एक में है क्वालिटी एंड क्वालिटी. क्वालिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दो तरफ से. ह्यूमन में है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. रिन्यूएबल रिसोर्स में दो कंटिन्यूअस और फ्लो. सारा का डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. और नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दो पार्ट्स हो गए. एक हो गया कंटिन्यूसनरी और फ्लो, जैसे एग्जांपल है विंड और वाटर, और एक हो गया बायोलॉजिकल. फिर बायोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्सेज को दो भाग में बांट दिया गया, एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ्स और एक वाइल्ड लाइफ में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो भाग में बांट दिया गया, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यह था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए क्लासिफिकेशन, दोज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. अब ये सारे जो रिसोर्स है यह फॉलोइंग वे से क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉबिलिटी, मतलब खत्म होने के कगार पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ओनरशिप मतलब आई एम ऑनर ऑफ दिस एसेट्स, इस पूंजी का मैं ओनर हूँ. तो यहाँ पे ओनर हो गया मतलब मैं उसका मालिक हूँ. तो मालिक कैसे हो सकते हैं, या तो हम अकेले इंडिविजुअल हो सकते हैं, या तो कम्युनिटी में हो सकते हैं, या तो नेशन का मालिक, या तो इंटरनेशनल का मालिक हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस का देखेंगे तो एक है हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक है स्टॉक और एक है हमारा रिजर्व्स. ये हमारा बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. कैसे डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि जो हमारे नेचर में है उसको टेक्निकल ऐसा टेक्निक नहीं कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ये हो गया हम पोटेंशियल रिसोर्स. डेवलपमेंट रिसोर्स, जो रिसोर्स डेवलप्ड हुए उसको हम यूटिलाइज करते हैं. स्टॉक हुआ, रिजर्व हुआ, सारा का डिफिनेशन हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. अगले टॉपिक में हम लोग इस सारे टॉपिक को, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के कितने पार्ट हैं, बेसिक इस सारे का डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे.
टाइप ऑफ रिसोर्सेस देखिए, वहीं जो ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जिक्यूटिबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे जो हम देखे थे, उसी को अब हम लोग डिटेल में डिफिनेशन से देखेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे कितना है? पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। Those are obedient from biosphere and have life, such as human beings, flora, fauna, fishes, livestock, etc. मतलब बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है, बायोटिक रिसोर्सेज हम उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं जिसमें नेचुरली ऑकरेंस हो, मतलब वो नेचुरली ऑकर होगा हो। जैसे फ्लोरा हो गया मतलब एनिमल, फोना बर्ड्स, फिशर्स, लाइव स्टॉक, सीटीसी जो है वो बायोटिक है। मतलब जो सबस्टेंस नेचुरली रिसोर्सेज होते हैं जैसे एयर वाटर सब जो है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज आ गया। अब ए बायोटिक रिसोर्सेज लिखे, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज टू द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक। एक ऑल सारे लिविंग थिंग जो कि हमारे नॉन लिविंग में कंपोज हो जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, जो कि रॉक्स और मिनरल्स है, मेटल्स है, ये सब जो है वो हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी, मतलब खत्म होने के कगार पे, बोलते हैं कि ईगल्स हमारे फ्लोरा में से और फोना में से क्या हो गए हैं? एग्जॉट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो खत्म होने के कगार पे रिसोर्स दो तरह से है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय अ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नो एज रिन्यूएबल और रिस्पेंसिबल रिसोर्सेज। एक ऐसा रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यूड कर ले, या तो केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से, या तो मैकेनिकल प्रोसेस से अपने आप को बदल ले, मतलब अपने आप को फिर रिन्यू करते रहे, नया बदलते रहे। जैसे हम हैं, मर जाएंगे तो फिर हम लोग रिन्यू नहीं हो सकते हैं, अब अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसे अगर सोलर एनर्जी है, रोज सूरज भगवान निकलता है। विंड हो गया, विंड हमारा रोज होता है, हवा रोज बहती है। वाइल्ड लाइफ हो गया, ये हमारा जो है वो खत्म नहीं होंगे। वाइल्ड लाइफ तो खत्म हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब ये बहुत ही समय के बाद बनते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कोयल हो गए, पेट्रोल हो गए, मिलियंस ईयर लग जाते हैं बनने के। तो ऐसा रिसोर्स जो अपने आप को रिन्यूड भी नहीं करे और उनको बनने में बहुत सालों, कई मिलियन सालों लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजिबल रिसोर्सेज बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या है? दोज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली आर इंडिविजिबल। हम प्राइवेटली करते हैं तो इंडिविजिबल है, सिंपल सी बात है। क्या आई एम इंडिविजिबल ऑनर ऑफ दिस एसेट्स, इस पूंजी का मैं एक इकलौता मालिक हूँ, हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। अब देखेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज which are accessible to all the member of community। मतलब हमारे परिवार में 10 फैमिली है, 10 फैमिलियों के पास एक अलग अलग प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का एक मालिक कोई हेड है, वह क्या हो जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्सेज। सबको इक्वल अधिकार मिलेगा उस जमीन पे, लेकिन उसका मालिक एक रहेगा, मतलब जितना कमाएगा वह मालिक के पास ले जाएगा और मालिक उसका जो प्रॉफिट होगा वह शेयर करेगा। यही होता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में पॉन्ड हो जाएगा, पब्लिक पार्क हो जाएगा, पिकनिक स्पॉट्स हो जाएंगे, प्ले ग्राउंड्स, अर्बन एरिया, ये सब जो है वो हमारे कम्युनिटी। यहाँ पाउंड है तो कंपाउंड एक गाँव में खुनेगा, उस गांव में मछलियाँ पाली जाएंगी और मछलियाँ पे सबके अधिकार है, लेकिन उसका कम्युनिटी प्रॉफिट लेगी। उसके बाद मतलब सबको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसका हेड जो होगा उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो हेड है। यही होता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब हमारा बचा है नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निक ऑल द रिसोर्सेज बिगिन टू द नेशनल, द कंट्री और ए लीगल पावर्स टू एक्यूर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और ए पब्लिक गुड्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज डूइंग टू द नेशन। अब टेक्निकली देखते हैं तो सारा नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वह हमारे नेचर के होते हैं। द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्यूर इवन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक गुड्स। पब्लिक भी गुड्स हो सकते हैं और प्राइवेट भी गुड्स हो सकते हैं। यू माइट हैव सीन रोड्स, canals, railway begins constructed on a field owned by some indivisible urban development authority get empowered by the land, acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries are ocean areas of the 12 nautical miles. For the coastal territorial world resources, I think begin a national, मतलब ऐसा resources जो कि national से
हो और वह रिसोर्सेज क्या हो, नेशनल के कंट्रोल में हो और उसमें 22 नॉटिकल्स माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर बस उसमें हमारा क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब अपने नेशन में एक दूसरे अलग नेशन में इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब 22.2 किलोमीटर के लिए रास्ते में हम लोग जा सकते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ नेशन एंड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज, मतलब पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज दोनों हो और वो जो नेशनल में रिसोर्सेज हो नेशनल रिसोर्सेज पे होते हो। अब है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज द ओशनिकल रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल्स माइल्स एक्सक्लूसिव, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन्स आर द दैट जोन on a which the resources will extract only 200 nautical miles। मतलब एक नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसमें केवल 2000 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग किसी भी 2000 नॉटिकल माइल तक हम लोग किसी भी देश में जाके क्या कर सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज को एग्जैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं होता है हमारा कंट्री कैन बी यूटिलाइज एंड विदाउट द कॉन्कोर्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के यह जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है 200 नॉटिकल्स माइल तक किसी भी ओशियन में जाके अपना रिसोर्स को निकाल सकती है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने भाग में बांटा गया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एग्जिस्ट इन नेचर बट हिज यूटिलाइजेशन इन नॉट इन प्रेजेंट जनरेशन। मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा रीजन होता है, रिसोर्स होता है, उसके यूटिलाइज नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल दिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव न्यूमरस पोटेंशियल फॉर द डेवलप्ड ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो दे हैव नो बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। कहने का मतलब कि राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जिससे वह डेवलप कर सकता है, लेकिन उसका रिसोर्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। आई मीन दैट पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर not utilized in present but it may be utilized in future. Okay, development resources. What was development resources? The resources which are served and their quality and quantity have been determined for utilization and the development of resources depend upon the technology and level of flexibility। मतलब डेवलपमेंट रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है और हमारे टेक्निकल और डेवलपमेंट से डेवलप भी हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट रिसोर्स। स्टॉक क्या है? मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच have the potential to satisfy the human needs but human being do not have the appropriate technique to access these are नो एज स्टॉक, उसी को स्टॉक करते हैं। मटेरियल इन्वायरमेंट में हम लोग पोटेंशियल को सेटिस्फाइड करते हैं और ह्यूमन नीड्स को लिए उस रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख देते हैं, उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इस डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस के लास्ट जो हमारा पार्ट है वह है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्टॉक विच can be put into use with the help of existing technique. Know how, but their use has not been started. These can be used to the meeting the requirement. River water can be used to generating the hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to limited extent. This of water is dam, forest, reserve which can be used in the future। मतलब रिजर्व क्या है? मतलब हम रिजर्व कर लेते हैं, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व होता है। जैसे हमें वाटर का यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हम उसको प्रेजेंट में भी यूटिलाइज करते हैं और फ्यूचर में भी उसको रिजर्व करके रखते हैं यूटिलाइज करने के लिए, इसी को बोलते हैं रिजर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की डेवलप किस तरीके से होती है, मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं वो डेवलप्ड किस प्रकार से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
Resources are vital for human survival as well as the maintenance the quality of life. रिसोर्सेज एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसा विजिटल ह्यूमन सर्विसेज है जिससे हम लोग वेल क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिमांड करते हैं एंड फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर, जो कि ये नेचर का फ्री गिफ्टेड है। अब देखिए कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है नेचर में, रिसोर्स में भी कोई प्रॉब्लम होता है। देखिए लिखा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्सेज जो होता है वो सेटिस्फाई करता है किसी भी एक इंडिविजुअल के ग्रीड्स को, लालच को। इसीलिए जो हमारा रिसोर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर लालच आ जाती है, ग्रीड आ जाती है, रिसोर्सेज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। अब लिखिए एक डोमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ फ्यू हैंड विद द टर्न द डिवाइड ऑफ सोसाइटी इनटू सेगमेंट एंड हैव द नॉट रिच एंड पुअर। इसी रिसोर्सेज के चलते कुछ ऐसे लोगों के बीच में पावर चल जाता है, सोसाइटी की पावर चल जाती है, जिससे लोग जो होता है बढ़ जाते हैं किस में, गरीब और अमीर में। यही होता है एक्लोमेशन और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज से, जिससे लोग जो होते हैं वह गरीब और अमीर में बढ़ जाते हैं। तो रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स की डेवलपमेंट एक वर्चुअल सर्विसेज है एज वेल एज अ मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह मेंटेनेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। रिसोर्स की डेवलपमेंट डिप्लेशन कैसी होती है, तो रिसोर्स जो होता है वह डिप्लीट होता है, ख़त्म हो जाता है। सेटिस्फाइड मतलब एक इंडिविजुअल आदमी के लालच को ख़त्म करने के लिए, और रिसोर्स को किसी एक लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो वह उसको सोसाइटी को दो सेगमेंट में बांट देता है, गरीब और अमीर में। यही होता है रिसोर्सेज की डिप्लेशन और वही होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक बात सही है कि ओजोन लेयर में भी डिप्लेशन हो जाता है, हमारे क्राइसिस हो जाती है, सुखाड़ पड़ जाता है। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को मतलब रिसोर्स हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं तो वह रिसोर्स क्या होता है, ख़त्म होते जाता है। और जब रिसोर्स खत्म होते जाती है तो उसकी यूटिलाइजेशन जो होती है बढ़ती जाती है। तो रिसोर्स जो खत्म है उसकी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो इससे क्या होगा, रिसोर्स की डिप्लेशन होगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा। इस तरह की बात तो है जो उसमें फैली रहती है। An equality distribution of resources has become essential for sustaining the quality of life on the global peace। ये जो इक्वलिटी होता है, इक्वलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब बराबर बराबर रिसोर्सेज के बांटने की जो क्षमता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसेंटियल इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इक्वली हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बांटते हैं। जब रिसोर्सेज इक्वली बढ़ जाती है तो हमको क्या होता है कि डिफरेंट सेगमेंट में बढ़ती है। इसलिए सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो होती है वह हमारे लिए लोगों के बीच में, लोगों के 2 से 3 देशों के बीच में क्या करता है, यूटिलाइजेशन की ग्लोबली जो प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, पीस कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और शांति बनाए रखता है। If the present tendency resources depletion of few individual country continue to further plenty of danger, therefore the resource planning is essential to substantial extent। इसलिए जो रिसोर्स प्लानिंग है हमारे लिए बहुत ही जरूरत है फॉर ऑल द लाइफ ऑफ सस्टेनेबल एक्सटेंड इन द कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलप्ड शुड बी टेक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारे वातावरण को भी हार्म न करे और क्या करे, एंड डेवलप द प्रेजेंट शुड बी द कंपैरिजन एंड नीड्स टू द फर्दर जनरेशन। और क्या करें कि अभी भी नॉट करें और क्या करें, प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन को भी कंजर्व करके रखें, अभी भी यूटिलाइज हो, फ्यूचर के लिए भी ये हो, और बिना किसी इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाए हुए, विदाउट डैमेजिंग, बिना किसी तरह से क्षति पहुंचाए हुए हमारे से इन्वायरमेंट को भी डेवलप करे, रिसोर्स भी डेवलप हो और फ्यूचर जनरेशन कंजर्व हो, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग, किस तरह से प्लानिंग ऑफ रिसोर्स करते हैं, रिसोर्स की प्लान कैसे करते हैं, तो रनिंग प्लानिंग इज द वाइडली एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी फॉर द ज्यूडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग हम सिंपली कह सकते हैं कि ज्यूडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग उससे कहते हैं कि ज्यूडिशियल यूजेज ऑफ रिसोर्स को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। It has an importance in our country like India, which has a numerous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in the certain types of resources, but and deficient in some other resources. There are some regions which can be considerable self-sufficient in terms of the availability of resources. And there are some regions which have in actually storage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh rich mineral and coal deposit.
Arunachal Pradesh has the abundance of energy resources and infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar energy and wind energy, but lack of water resources. The cold desert of the Ladakh are relatively isolated from the rest of the country. It was very rich cultural heritage, but the difficult in the water, but the deficient of water infrastructure and the some vital minerals. This cells is a balanced resources planning and natural region of a local levels. यही होता है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होगा? तो घरों में डेली नीड्स के लिए रिसोर्स को यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्लानिंग। जुडिशियली यूज ऑफ डेली यूज करते हैं। जैसे इसमें दिया था एक राजस्थान का एग्जाम्पल। क्या है? राजस्थान में से सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लद्दाख में बहुत कोल्ड डेजर्ट है। इससे क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर अनबैलेंस्ड होता है। इसलिए जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग होता है उसके लिए हमको रिसोर्स प्लानिंग करके दिखाता है। अब देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस तरह से किया गया है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यह क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज एक्सेस इन द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग मैपिंग एंड द क्वालिटी एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज। तो जो ये रिसोर्स इंडिया प्लानिंग में है, ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसोर्स के इन्वॉल्व रीजन्स और कंट्री इन्वॉल्व्स सर्विंग करके, मतलब सर्वे करके, मैपिंग से, और इसे क्वालिटी और क्वांटिटी भी से रिसोर्स के क्वालिटी और क्वालिटी पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसोर्स प्लानिंग को डिवाइड कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्डेड विथ एप्रोप्रिएट टेक्निक। एक एप्रोप्रिएट टेक्निक से स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग। यही जो होता है वह सिल्क और इससे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग से। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवर नेशन डेवलप्ड प्लान्स। मतलब जितना नेशन बना है और सब नेशन में जितने डेवलप्ड प्लानिंग है उससे हम अपने इंडिया की मैपिंग प्लानिंग करके देखेंगे कि हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे किए हैं, उसके हिसाब से ये होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया हैड मैनी कंकर्ड इफोर्ट। इंडिया के पास बहुत सारे कंकर्ड इफोर्ट्स हैं। अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग लॉज इन इंडिपेंडेंस। और क्या हुआ? हमारे फर्स्ट इंडियन प्लान बना था 1992 में। उस समय जब हमारा फर्स्ट इंडियन 5 ईयर्स प्लान हुआ था, हर एक 5 साल के बाद यह होता है जो रिन्यूड भी हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरह से हुआ? आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वॉलंटरी करेंगे, सर्विंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, या तो किसी भी रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी पे जाएंगे, या तो सिल्क और इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे, और नहीं तो हम रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लानिंग पे एक दूसरे से और दूसरे नेशन को डेवलप में देखेंगे कि हमारा रिसोर्स प्लानिंग कैसा है और दूसरे नेशन की रिसोर्स प्लानिंग कैसा है। जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो उससे भी हम लोग रिसोर्स प्लानिंग अपना इंडिया का बढ़ा सकते हैं। तो यही 3 फैक्टर्स है जिससे हम लोग इंडिया में क्या कर सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री में ले गया है, कॉलोनाइजेशन पीरियड में ले गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया हमारी कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। तो उसके तरफ ले जा रहा है हिस्ट्री की तरफ से। तो अगर हिस्ट्री के कॉलोनाइजेशन रिवल्स में जाएंगे तो वहाँ पे देखे थे कि इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी। इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। तो उस समय का यहाँ पे बात बताया है कि जब हमारे इंडिया में फॉरेन आते थे, मतलब जैसे कि इंडिया में फॉरेनर आने की मतलब पहले हमारे यहाँ डच आए, फ्रेंच आए, उसके बाद हमारा ब्रिटिशर आए। तो इस सब के बारे में हमें बताया कॉलोनी में कैसे तरफ से रिसोर्स की ट्रांसपोर्टेशन होती थी और किस तरह से हमारा जो था कंट्री वो बाद में जाके ब्रिटिशर में कॉलोनी बन गया, और कॉलोनी बनने के बाद किस तरह की रिसोर्स की एक्सप्लोइटेशन हुई जिससे इंडिया की पूरी रिसोर्स खत्म हो गई थी। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय का स्टोरी, जब आप हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें इफेक्ट पढ़े होंगे कि जो हमारा होगा उसमें इन्फ्लुएंस नाम की बीमारी आ गई थी, और जो हमारा पूरा मतलब बंगाल फेमिनाइन भी देखे होंगे आप, 1758 का बंगाल फेमिनाइन। तो अलग अलग तरह से फेमिनाइन जो है वो हुआ था, और यही रिसोर्सेज को इसमें बताया गया है कि किस तरह से रिसोर्स को एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब देखेंगे कंजर्वेटिज्म ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेटिज्म रिसोर्सेज आर वाइटल। अब देखिए रिसोर्स हमारा जानते हैं कि वाइटल है, जो कि हमारे इसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो यही रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स वाइटल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो वही कंजर्वेटिज्म को हम लोग है रिसोर्स को
वाइटल डेवलपमेंट एक्टिविटी है और इसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। तो यही कंजर्व करके रखने को ही सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है और इसी को क्या करते हैं हम लोग, कंजर्व करके रखते हैं। वही होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्स को कंजर्व, मतलब रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अब उसको यूज़ हो रहा है और रिसोर्स हमारे लिए वाइटल है, मतलब बहुत नेसेसरी है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तब हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स को कंजर्व करके किस तरह से रखते हैं। ये है हमारा लैंड रिसोर्सेज। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लैंड रिसोर्सेज होता क्या। We have a land. We perform a economical activity on land, and we have a different ways. Thus, the land is a natural resources, almost importance to support the natural vegetation, wildlife, human life, economical activity, transport, and the communication segment. However, the lands is an asset to finite. यह जो है वह लैंड रिसोर्सेस है। अब लैंड रिसोर्सेस कैसा है, तो लैंड रिसोर्सेस एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे लिए काम करता है। लैंड पे ही हम लोग, जमीन पे ही हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से लेके फार्मिंग से लेके इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, हर एक चीज़ जो होता है हमारा लैंड पे होता है। वाइल्ड लाइफ भी हमारा लैंड पर रहता है, ह्यूमन लाइफ भी लैंड पे जीता है। तो ये सब सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारा लैंड रिसोर्सेज होते हैं। इसीलिए लैंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल नेचुरल रिसोर्सेज। ये देखिए क्लासिफिकेशन दिया है, ये जो है ब्लू कलर का, ये 43% प्लेन्स है, ये जो है हमारा ब्राउन कलर की ये माउंटेन्स है, और ये जो 27% है वो हमारा प्लेट्यूज है जो कि येलो कलर से दिखाया गया है। यही हमारा जो है वो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लैंड रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्लेट्यू, माउंटेन्स और प्लेन्स के। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ फील्ड्स रिलीफ पाए जाते हैं, फीचर्स, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, अलग अलग तरह की रिलीफ फीचर्स हैं। अब रिलीफ फीचर्स कैसे हो सकते हैं, या तो हमारे वो रिलीफ फीचर्स बने होंगे, या तो रिलीफ फीचर्स हमारा कभी प्लेट्यू पे होगा, या तो रिलीफ फील्ड्स कभी माउंटेन पे होगा। तो इस तरह से जो है हमारे रिसोर्स की प्लानिंग होती है, या तो हमारी रिलीफ माउंटेन्स पे होगी या तो प्लेट्यूज पे होगा। इस तरह की जो है वह रिसोर्स प्लानिंग होता है। अबाउट 43% of land areas and plains were provided the facility of agriculture। हम लोग जानते हैं कि 43%, ये जो प्लेन दिया था, जो चार्ट दिखाए थे उसमें प्लेन्स का, उसमें 43% प्लेन्स है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही प्रोवाइड है। 30% ऑन द टोटल सर्फेस ऑफ एरिया ऑफ कंट्री इंश्योर द पोटेंशियल फ्लो ऑफ रिवर्स। जिसमें 30% जो है वह केवल रिवर, नदियों को बढ़ने के लिए काम करता है। प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द टूरिज्म एंड 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री प्लेट्यू रीजन एंड प्रोसेसिंग रिजर्व फॉर मिनरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। और जिसमें 27% जो है वह रिजर्व है, मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए, मिनरल निकालने के लिए, फॉसल फ्यूल निकालने के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, मिनरल्स के लिए, ये सब के लिए जो है वो 27% रिजर्व है। 30% हमारे रिवर, नदी बहने के लिए रिजर्व है, जिसपे केवल 30% नदी बहता है और उस पर टूरिज्म आते जाते हैं। और 43 जो % है वह हमारा केवल प्लेन्स है, जिसपे हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस सब की काम हो कर सकते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉरेस्ट के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैनर एंड वेस्ट लैंड। जो बंजर जमीन है उस पर तो हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजिंग अ बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्री, टीसी। इसके यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इस सब की यूटिलाइजेशन इसमें कर सकते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग द फॉलो लैंड्स, permanent plaster and grazing land, land under the miscellaneous 3 crops not indicated in the new zone area, cultivatable waste land relieves cultivation than the uncultivation resources, agriculture areas। चौथा पॉइंट है फ्लो ऑफ लैंड, करेंट फ्लो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और एल्स देन द एग्रीकल्चर ईयर, other than a culture flow left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture years। पहला है फ्लो ऑफ लैंड्स, किस तरफ, करंट फ्लो लेफ्ट टू कल्टिवेशन ऑफ वन साइड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, एंड अदर देन द कल्चर फ्लो लेफ्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 1 साल के 5 साल में। अब लास्ट है नेट सो एरिया, एरिया सो मोर देन वन इन विच एग्रीकल्चर ईयर पॉज नेट सो एरिया इन द लैंड एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया मतलब GCA कह सकते हैं इसको, एक एरिया है जिसमें हमको एक ही ग्रोस कर सकते हैं, मतलब 1 साल का ग्रोस कर सकते हैं हम, 1 साल ही उसको ग्रोस कर सकते हैं। नेट सो ग्रोस मतलब एक ऐसा लैंड है जिसके यूटिलाइजेशन एक ही क्रॉप के लिए किया जाता है, जैसे प्लांटेशन क्रॉप हो गया, जिसमें हम लोग एक ही साल के लिए इंडिगो की खेती करते हैं या अदर चीज़ की खेती करते हैं। तो यही जो होता है वो नेट सो एरिया होता है। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में किस तरह के लैंड यूज पैटर्न है उसको अब हम लोग देखेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ ए लैंड डिटरमाइन द बोथ
by physical factors such as tropical climate, soil types, as well as the human factors on the population density, technique capable of culture and traditionality. लैंड यूज पैटर्न है हमारा डिटरमाइन कर सकता है अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स पे, ट्रोपोग्राफी पे, क्लाइमेट्स पे, स्वेल पे, ये सब सारे चीज़ों पे जो है वह क्या करता है कि आके हमारा ये देखिए कुछ पाई चार्ट है, इसमें दिया गया है फॉरेस्ट इतना है, बैनर ऑफ अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड जो पढ़ा है ना क्यों यूटिलाइजेशन होता है लैंड के लिए, उसी का यह पाई चार्ट बनाया हुआ है। इसमें चार्ट में टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड, वह पाई चार्ट देख लिए, उस पाई चार्ट में बताया गया है कि इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स बताया गया है कि कौन से लैंड जो है वह कल्टीवेट करने वाले हैं, कौन से लैंड जो है वह बंजर है जिसपे किसी तरह की खेती नहीं की जाती है, कितने % लैंड है जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कौन सा नेट सोइंग क्रॉप्स है, एरियाज है, इस तरह की बात बताया गया था। अब देखिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ोगे कि फर्स्ट चैप्टर में था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द लैंड इज रिपोर्टिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट एग्जामिनेशन असम हैज नॉट बीन डन फुली एंड मोर एवर सम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड द पाकिस्तान चाइना एंड हैज द बीन नॉट बी सर्व्ड, और इस सब को जो किया गया है जम्मू कश्मीर और चाइना इस सब पाकिस्तान को सर्व नहीं किया गया है। द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिस्क्रीज, पास्चर मतलब जहाँ खेती होती है, पास्चर मतलब पास्चर मतलब जहाँ लैंड यूटिलाइज किए जाते हैं, ऑल्सो डिक्रीज। वहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूरे घासों को पूरे जंगल को काट कर हम लोग किसका बना दे रहे हैं, इंडस्ट्री बना दे रहे हैं। हाउ आर एबल टू फीड हाउ कैटल पॉपुलेशन ऑन द पास्चर लैंड एंड हैव ईट, कैसे हम लोग गायों को चराएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगा, जिससे हमको मिल्क मिलेगी, मिल्क से एनर्जी मिलेगा, तो इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका भी डिप्लेशन होते जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। Most of the other than the current flow of land is either the poor quality of cost of cultivation, और ये बहुत ही poor cost of cultivation है। On such is a very high, hence this has is a cultivated once in a twice in about 2 or 3 years. Of the such land is a very high, hence this land are the cultivated forest area of such land is a very high. Hence, this land is cultivated 54% of the total area of reporting. The pattern net sow area vary from one state to another. It was 80% of the total area of Punjab, Haryana and 10% of Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Island. यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा रिसोर्स है, लैंड जो है, लैंड यूटिलाइजेशन है, हर एक कंट्री में हर एक तरह से कल्टीवेशन होती है और अलग अलग तरह के, तो अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लैंड यूज पैटर्न हैं। जैसे अभी पैटर्न यूज करेंगे देश में अलग अलग, जैसे आइलैंड हो गया, निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में अलग अलग तरह से जो होते हैं अलग अलग तरह के लैंड यूज पैटर्न होते हैं। कहीं 10% है, कहीं 80% है लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। फॉरेस्ट एंड द कल्चर ऑफ द फार टावर देन द डे डिस्ट्रॉयड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज इज आउटलाइनेड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। फॉरेस्ट जो है वह कंट्री में लोअर देन द डिजाइन 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इन 1925। अब मतलब फॉरेस्ट जो है 33% है, इसको क्या किया गया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में 1952 में इसको एक इकोलॉजिकल बैलेंस दिया गया, लाइवलीहुड मिलियन ऑफ पीपल्स विल हु लिव ऑन, जिसमें लोग फॉरेस्ट जितना काटा जाता था, तो 1952 में एक नेशनल पॉलिसी के अंदर फॉरेस्ट को 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया से क्या किया गया, कंट्री को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट की कंट्री को मतलब जिस कंट्री में फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पॉलिसी फॉरेस्ट दी 1952 में, जिससे मिलियंस ऑफ लोगों को उसमें काम करने को मिल जाए और वहां पे आसानी से उस फॉरेस्ट में रह सके। The fingers of this forest depends upon the part of the land termed as the wasteland and the land but the other of non-agriculture uses area and the land had put the non-agriculture and used to settlement, roads, railways। क्या किया गया, काटने ले जाया गया रोड करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, इस सब चीज़ों को उस वहाँ पे यूज़ करने का। क्योंकि जब वहाँ पे हम लोग आप देखें कुछ टॉपिक में कि कॉलोनाइजेशन हुआ, इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुई, उसी कॉलोनाइजेशन डिकनेशन को यूज़ करने के लिए ये चीज़ को लाया गया, जिसमें सीरियस एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट हुई, जिसमें एनवायरनमेंट जो है वो डिगार्ड होने लगी, खत्म होने लगी,
नेचुरल हैबिटेट्स खत्म होने लगे, बहुत सारे पक्षी जो है वो इंडेंजर्ड में आ गई, इस तरह की बातों जो होने लगा। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कन्वर्सन मेजर, किस तरह से लैंड की डिग्रेडेशन होती है और किस तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। देखिए, we have shared our land on the past of generation and we have also the future of 19% of the basic needs of the food shelter। देखिए हम लोग 95% जो है वह बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, इसके लिए हम लोग इसका यूटिलाइज कर देते हैं। बट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हैव बीन आल्सो ग्रोन इन द पीस ऑफ नेचर एंड डैमेज ऑफ लैंड। लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जो है वह जमीन को, फोर्स को, नेचर को, इस सब को क्या किया है, बर्बाद कर दिया है। सम ह्यूमन एक्टिविटी such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying to have a contribute the significant in the land degradation. Mining sites are abandoned after the excavation works in the complete the level of deep stress and the over bounding in the states like the Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha. Deforestation due to the mining and the caused by the degradation in the state Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Overgrazing in the main of the land degradation। यहाँ तक क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है, माइनिंग से हो रही है, लगातार माइनिंग हो जा रहा है जिससे ज़मीन जो है वह बंजर हो जा रही है, इस तरह की डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड जो है वह बंजर हो जा रही है। जैसे कि हमारे ओवर मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इसमें देख ले डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग के चलते हो रहा है। पंजाब, हरियाणा में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में इरिगेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा पानी की बहाव से वाटर लॉजिंग हो जा रही है, जिससे इंक्रीज हो जा रहा है। इस तरह के क्लेडिंग, लाइमस्टोन, सीमेंट एंड कल्टिवेटेड सॉफ्ट स्टोन्स, क्रेमिक्स, इंडस्ट्री जनरेशन, हाई क्वालिटी, इस तरह से जो है वह प्रोसेस इन्फ्रेक्शन, वाटर सॉइल ऑफ एयर इन्फ्लेशन और लैंड डिग्रेडेशन होते जा रहा है। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, सॉइल को रिसोर्सेज कहते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जानते हैं कि सॉइल जो है वह रिल्यूशन है, रिलीफ है, पेशेंट्स है, वर्कर है, बेडरॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है एंड सॉइल है। वायरसेस सच एज द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर, एक्शन, रनिंग वाटर, ग्लेशियर एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, कंडक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड केमिकल ऑर्गेनिक टेक प्लेस इन द सिस्टम्स। मतलब रिसोर्सेज ऐसा सॉइल है जो रिसोर्सेज इस सब कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल जो है उसमें रिलीफ होता है, पैरेंट रॉक होती है, बेड रॉक होती है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, इस चीज़ पे जो हमारा है सॉइल की डिपेंडेंसी करता है। मान लीजिए हम रहते हैं नदियों के किनारे नदियों के किनारे क्या होता है कि नदियों के किनारे हमारा जो होगा वह एलुवियल सॉइल ज़्यादा आएंगी, माउंटेन पर रहेंगे तो कुछ अलग सॉइल आएगी। अगर हम लोग रहेंगे असम की तरफ, तो असम की तरफ जो टी की खेती ज़्यादा होती है तो हमें ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाएगा। तो इस तरह से लिए पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब जो है सॉइल को एज अ रिसोर्स करती है। ये देखिए ये फिगर है, टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर है, सब सॉइल है जिसमें रॉक, सैंड और सिल्ट क्ले होते हैं। दूसरा है सब मेंटेन रॉक मटेरियल्स और दूसरा है अनवांटेड रॉक। मतलब सबसे जो लेयर में होता है पत्थर पाए जाते हैं, बीच में वेटेड रॉक मटेरियल होते हैं, बीच में सब रॉक एंड सिल्ट साल्ट होता है, मतलब बीच से एक ऊपर। और टॉप सॉइल हमारा अपर सॉइल होता है जिसमें हम खेती करते हैं। ये सॉइल जो है इसी तरफ से हमारा धरती में क्या है, डिपॉजिट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखिए, इंडिया हैज अ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, प्रोब्लेम्स, वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ दोज हैव अ कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल अलग अलग तरह के होते हैं अपने रिलीफ फीचर्स पे, वेजिटेशन पे, क्लाइमेट कंडीशन पे। पहला जो सॉइल है एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्या होता है? दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन द फैक्ट द एंटायर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड मेड द एलुवियल सॉइल। दिस हैव बीन अ डिपॉजिट इन द थ्री इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम एंड द इंड्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दिस हैव द एक्सटेंड ऑन द Rajasthan, Gujarat and Navani corridor. Alluvial soil has also found in the ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। एलुवियल सॉइल जो है वह नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडरी स्प्रेड है, मतलब गंगा, यमुना, गुजरात में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स, हर एक नदी के किनारे जो होता है यह एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। The alluvial soils as a consist of the various property of sand, steel and clay। ये जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है रिलीफ फीचर बताने के लिए, इसका किसी भी एक सॉइल का दे देता है, उसको रिलीफ फीचर्स बताए जाते हैं। तो पहला है एलुवियल सॉइल में हम लोग देख लिए कि ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, नदियों के किनारे पाया जाता है, या मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। अब क्या होता है, ये जो होता है कंसिस्ट करता है वायरस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्टील एंड क्ले। क्या करता है, सैंड, स्टील और क्ले जो होता है वह ज्यादातर से करता है, वो बिगर सॉइल में होता है, जिसमें एक इसको डर्गल चोरसस और तेरी नाम से भी जाना जाता है। और
और ये जो ओल्ड जो न्यू क्लास होते हैं उसको बांगर कहते हैं, जो ओल्ड होते हैं उसको खादर कहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द एलुवियल्स वेल द क्लासिफाइंग द ओल्ड एलुवियल इज बांगर। जो ओल्ड एलुवियल है उसको बांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल होते हैं उसको खादर कहते हैं। बांगर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो ऊपर के भाग में पाया जाता है, ऊपर मतलब नॉर्थन प्लेन में इसको ज्यादा पाया जाता है। खांदर nodules of the khandar has the more than a particles and the more fertilizer than the bangar। ये मोर ज्यादा फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब ज्यादा खादर। alluvial soil as the whole and very fertile, most this soil and the equivalent proportion of phosphorus phosphorus and the time of the फर्स्ट आइडिया ऑफ द शुगर कैन पैडी, इस सब की जो होती है उसमें खेती ज्यादा होती है। तो जो हमारा एलुवियल सोइल होता है, वो एलुवियल सोइल जो होता है वो नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा पाया जाता है, मतलब नॉर्थ। ब्लैक स्वेल, दो स्वेल्स आर द ब्लैक इन द कलर एंड नो एज द रेगर का स्वेल। इसको रगर स्वेल भी कहा जाता है, किसको? ब्लैक स्वेल को। ये आइडियल होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसमें कॉटन की ग्रो ज्यादा होती है। इसको एक रिलीफ पैरेंट रॉक मटेरियल चाहिए। फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक स्वेल, जो फैक्टर है देखिए, टाइप ऑफ टाइपिकल डेक्कन, जो टाइप है बादशाह का जो क्षेत्र है डेक्कन प्लेट्यूज का, स्प्रेड इन द नॉर्दर्न वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज है, डेक्कन प्लेट्यूज से बनता है। लावा जब निकलता है तो वह प्लेट्यू जो महाराष्ट्र का है वहां पे लावा फूटते हैं, वहां पे वोल्केनो इरेप्ट होता है, और जैसे ही वोल्केनो इरेप्ट होता है तो उसमें से लावा निकलते हैं, और जब वही लावा ठंडा होता है तब पत्थर के फॉर्म में बदलता है। और कई सालों के बाद जो एरियल कंडीशन होते हैं तो वही जो पत्थर होते हैं वो मिट्टी में बदल जाते हैं, तो ब्लैक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। मालवा प्लेट्यूज हो गया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन साउथ एशिया डायरेक्टिंग अलोंग द गोदावरी कृष्णा वैली, इस सब वैली में जो होता है वह ब्लैक स्वेल पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू हो गया, लावा फ्लो होते हैं, उधर लावा फ्लो होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ एक्सटेंड और डायरेक्शन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में सब ज्यादा पाए जाते हैं। कौन? तो ब्लैक स्वेल। और ये कॉटन स्वेल जो है कॉटन की ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा है। ये देखिए यही ब्लैक स्वेल है। द ब्लैक स्वेल इज मेड अप एक्सट्रीमली इन द क्ले मटेरियल। दिस वाज वेल नो एज द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर एंड एडिशन ऑफ द स्वेल मॉइस्चर एंड द कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटासियम। एंड इसमें जो होता है मैग्नीशियम पोटास और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो ब्लैक सेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट पोटास और लाइम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। पुअर फोस्फोरिक कंटेंट होते हैं। दे आर डेवलप्ड ऑन द क्रेक इन सॉफ्ट हॉट वाटर एंड हेल्प इन द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशन सॉइल एंड स्टिकी व्हेन द डिफिकल्ट वर्क ऑन द प्री मॉनसून पीरियड। और ये सब ज़्यादा ही प्री मॉनसून पीरियड में पाए जाते हैं। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल। द रेड एंड सॉइल डेवलप्ड बाय द क्रिस्टल ऑफ इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक टूटता है रो रेनफॉल पे, जब इग्नियस रॉक की ब्लॉकनेस होती है, इग्नियस रॉक टूटता है, तभी जो होता है वह हमारा वेस्टर्न हाई लो रेनफॉल एंड द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू और साउथर्न पार्ट में बनता है। येलो हैड द रेड स्वेल। येलो और रेड स्वेल दोनों एक ही कलर के होते हैं, लेकिन जब हमारा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो ये हमारा जो ये रेड स्वेल होता है वह इग्नियस रॉक के फटने पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हो जाता है, वहाँ पे सेंडिमेशन की काम होती है। वही सेंडिमेशन क्या करता है, इसको रेड से येलो में बदल देता है। क्रिस्टलाइन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड द येलो व्हेन ऑकर इन द हाइड्रेट सॉल्यूशन। जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होता है, जब लावा निकली होती है और हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, गर्म रहता है, तभी ये रहता है। फिर बाद में येलो कलर का, बाद में ये होता है जो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब बचा लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लिटन वर्ड। लेटराइट जो है वह लिटन वर्ड से बना है, इसको लिटन वर्ड से क्या किया गया है, निकाला गया है। Bricks and laterite develops under the tropical and subtropical climate, alternative wet and season and result the lichen। ये जो है इसका pH जो होता है वो 6 से ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और सेम में बंगाल नॉर्थन ईस्ट रीजन में इसको ज़्यादा पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और ह्यूमस रिच इन स्पेस एंड वेजिटेशन ऑफ सेमी एरिड एनवायरनमेंट। यह बहुत ही सेमी एरिड एनवायरनमेंट में पाया जाता है। यह सॉइल जो होता है इसका pH 6 से कहा जाता है, मतलब ये ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। आप अगर pH वैल्यू पढ़े होंगे तो pH में जो होता है वो 7 हमारा मिडिल पार्ट होता है। pH वैल्यू हमारा इसका इतना होता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सब पार्ट ऑफ बंगाल नॉर्दर्न ईस्ट रीजन में इसको ज़्यादा पाया जाता है। डेसिसर एवरग्रीन फॉरेस्ट ये ह्यूमस में ज़्यादा रिच होता है। Arid soil. Arid soil have the resin the brown in color and they have the generally a sandy in the texture mild and saline। ये जो एरिड soil होता है वो रेडली ब्राउन कलर का होता है। यह जो होता है नेचुरली एल्काइन कलर का होता है, मतलब बेसिक होता है। इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। कांकर और कंकर लेयर की फॉर्मेशन होती है। यह जो होता है होरिजिन soil होता है। एरिड soil में ड्राई क्लाइमेट में भी होता है। soil जो होता है वो ह्यूमस और मॉइस्चरी होती है, बस यही है इसमें। राजस्थान में जाए पता है, मतलब सारा जो डेजर्ट सॉइल होते हैं ना, डेजर्ट में जो पाए जाते हैं उसी को एरिड सॉइल कहते हैं, जिसमें मॉइस्चर की कमी बहुत कम होता है और ये ड्राई और सूखे टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर एवापोरेशन पे यह होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिड।
फॉरेस्ट सॉइल क्या है? जो सॉइल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, द वैली एंड साइड्स ऑफ द कोरस कैनन अपर स्लोप्स एंड कवर्ड एरिया। मतलब जो ऐसा सॉइल जो कि हायर टेक्सचर के होते हैं और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में सॉइल पाने वाले बहुत ही मॉइस्चरी होते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वही होती है फॉरेस्ट सॉइल। कोरस भी होते हैं, उसको ऐसे हाथ से लेंगे छोड़ेंगे ना तो कोरस टाइप का समझ में आएगा, वो कोरस भी होते हैं, अपर स्लोपी होते हैं और कवर्ड्स एरिया में पाए जाते हैं। तो जो हमारा फॉरेस्ट सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो जंगल में पाया जाता है। और ये जो रिच कंटेंट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कैसे तरफ से इरोज होता है और सॉइल को किस तरह से कंजर्व करते हैं। तो जानते हैं कि मिट्टी की कटाव किस तरह से होती है। तो मिट्टी कैसे इरोड होता है? मिट्टी जब हम लोग बहुत सारे पेड़ को काटे हैं, द रिड्यूलेशन ऑफ द सॉइल सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब बाय द सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन इज go to simultaneously and in general they are the balance between the two. To something the balance in the distribution of human activity, deforestation, overgrazing, construction and mining it is. डिफोरेस्टेशन से मिट्टी की कटाव होती है, ओवरग्रेजिंग से होती है, कंस्ट्रक्शन बनाना, फोर्स ऑफ विंड से होती है, ग्लेशियर से होती है, ये सब से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। The running of water caught on the canal of the clay soil and make a deep channel is not gully। मतलब एक ज़्यादा सा डीप चैनल, गहरा सा एक चैनल बना देता है और वही चैनल क्या होता है कि वाटर से कट के चलते हैं, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। The land become unlift and hold is known as bad well। जो ऐसा लैंड वो अनलिफ्ट कल्टिवेशन करते हैं उसी को बैड लैंड करते हैं। In the Chambal Basin the land was a ravine and before a flow on the seat on the large area and the slope in the each cases the top। और इस तरह से हो जाते हैं। अब सॉइल इरोजन को कैसे बचा जाता है? सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के लिए हम लोग पॉगिंग करते हैं, एफोरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, उसी को हम लोग एफोरेस्टेशन कहते हैं। प्लांट लगाएंगे, इरोजन को कम करेंगे। प्लॉगिंग ऑफ वेयरिंग क्विक प्लॉगिंग ऑफ द कंट्रोल लैंड डिग्रेशन वाटर फ्लो द लैंड ऑफ कंट्रोल प्लॉगिंग करेंगे, प्लॉगिंग करेंगे, स्टेप फार्मिंग करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जिससे जो होगा हमारा सॉइल जो वो कंजर्व रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, प्लॉगिंग पे कम करेंगे, लार्ज फील्ड को स्प्रिट्स एंड ग्रासेस इन ग्रो इन द विंड्स, विंड से बचाएंगे, प्लांट लाइनिंग ट्री क्रिएट करेंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो होगा वह सारी जो कन्वर्स होगा। अब प्लीज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। Please like and subscribe and share among your friends. Enjoy and read this chapter carefully. In next video, we meet with the next chapter, that is agriculture.